साथियों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। आप इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हमने आपके लिए एक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें पॉलिटी करंट से कंप्लीट रिवीजन करा दिया गया है, जिसके वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर सारी प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगी। करंट के 2 वीडियोज़ अभी आने बाकी हैं, वो इस माह के अंत तक या दिसंबर के पहले दूसरे दिन में आपको मिलेंगे। हमने ये जो सीरीज़ चालू की हुई है, अभी हम इसमें हिस्ट्री की क्लासेज कर रहे हैं और ये हिस्ट्री का आज चौथा वीडियो है और ये शायद सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक, पॉलिटी का रिवीजन हमने आपको कराया 2 घंटे 50 मिनट में लगभग, और हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री के रिवीजन में भी आपको लगभग 5 से 6 घंटे लगे हुए हैं। ठीक है, एक घंटे के 3 वीडियो आए हैं और ये वीडियो जो होंगे ये लगभग 2.5 घंटे के होंगे दोनों। तो ये हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन होगा और इसके बाद हम आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट और साइंस, यही तो बच रहा है, वो भी कंप्लीट कराएंगे। ये आपका रिवीजन जो है यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए है। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हम क्या करवा रहे हैं, बार बार हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलता हूँ मैं आगे अपनी क्लास पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक, तो ये अटक गया क्या कुछ काम। तो हमने कल की क्लास में आपको मिडवल हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया था, आज हम मॉडर्न में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, आप जान रहे हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि मैं घटना चक्र का रिवीजन करा रहा हूँ, जो भी आप चलिए देखते हैं हम लोग। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि भारत में जो ब्रिटिश कंपनीज हैं, हमने कल मराठा एम्पायर तक कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद फिर जो विदेशी कंपनियां हैं, यूरोपियन कंपनियां जो भारत में ही हैं, उनको देखना है कि वो किस क्रम में भारत में एंटर करती हैं। तो सबसे पहले पुर्तगीज़ आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं और फिर फ्रेंच आते हैं। फ्रेंच सबसे लास्ट में आते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक, अब आप देखेंगे वास्को डी गामा भारत कब आया, तो ये 1498 में आया, 20 मई ये तारीख थी। अब्दुल मजीद एक व्यापारी था गुजरात का, यही व्यापारी जो था ये वास्को डी गामा को मिला था साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप के पास, और वहीं से ये व्यापारी इसको इंडिया लेके आया। वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जिसने भारत के जलमार्ग की खोज की थी। 1505 में अल्मीडा जो है ये पहला पुर्तगाली गवर्नर बनता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका पूरा नाम था, और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। 1505 से 1509 तक था ये गवर्नर, और इसके बाद गवर्नर बनता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और ये अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक गवर्नर रहता है। इसने गोवा छीन लिया था आदिल शाह से 1510 में। फिर आप देखेंगे 1529-30 में नूनो डी कुन्हा, ये भी एक पुर्तगाली गवर्नर है, इसने गोवा को अपनी राजधानी बना लिया 1530 में। तो आप ये याद रखिएगा, छीना गोवा को अल्बुकर्क ने था, लेकिन राजधानी किसने बनाया, तो वो बनाया था नूनो डी कुन्हा ने। तो आप ये याद रखेंगे। अब ये जो पुर्तगाली हैं, इनका जो पहला दुर्ग है, पहली जो कोठी है, इनकी जो पहली कंपनी है वो कोचीन में लगी थी 1503 में। ये कंपनियों का क्रम कई बार पूछता है, इसलिए ये आप ध्यान रखिएगा। ये कंपनी बनाया किसने था, तो अल्बुकर्क ने बनाया था, और अल्बुकर्क इस टाइम पे गवर्नर नहीं था फ्रांस का। ठीक है, पोर्तुगीज़ का। अभी तक अल्बुकर्क गवर्नर नहीं बना था, गवर्नर तो 1505 में बनना चालू हुआ, लेकिन 1503 में ये कंपनी उसने लगाई एक बिजनेसमैन के ओहदे से। फिर आप देखेंगे अल्मीडा ने अंजी द्वीप और कन्नानौर में 1505 में और 2 कंपनियां लगाई थी, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लगाई हैं। 1632 में शाहजहां ने बंगाल से पुर्तगालियों को भगा दिया था, क्योंकि ये लोग अवैध तरीके से व्यापार कर रहे थे, जिसके लिए पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 30 दिसंबर 1600 में बनी है, आप ये याद रखिएगा। उस समय रानी कौन है, तो रानी एलिजाबेथ है। ठीक है, उससे पहले भी 1593 में लीवेंट कंपनी जो थी वो स्थल मार्ग से व्यापार का अधिकार लेके भारत में आई थी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो 1611 में मसूलीपट्टनम में ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं, जो कि अस्थायी फैक्ट्री है, और 1613 में ये सूरत में अपनी स्थायी फैक्ट्री लगाते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री लगती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, EIC। ये आप इस टाइम पे आया था सर टॉमस रो, सर टॉमस रो जो है वो बाद में आते हैं। यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस है, हॉकिंस
ये 1608 से 1611 तक जाते हैं जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर से परमिशन लेते हैं, और फिर उसके बाद सूरत में स्थायी कंपनी खोली जाती है। कैप्टन हॉकिंस को ही इंग्लिश खां की उपाधि दी थी अपने जहांगीर ने। ठीक है, तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा। सॉरी, मैं पेन का साइज़ थोड़ा पतला कर लेता हूँ, ज़्यादा मोटा है ये। ठीक, तो अब देखेंगे हम लोग 1616 में डचों ने सूरत में अपनी कंपनी लगाई है, और 1668 में फ्रेंच ने भी लगाई है। तो सूरत में कई कंपनियों ने अपनी कंपनी लगाई है। तो डच ने कब लगाई है? तो 1616 में लगाई है, और फ्रेंच ने कब लगाई है? तो 1668 में लगाई है। अब हम देखते हैं स्वाली का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच हुआ था। अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को इस युद्ध में हरा दिया था। 1661 में चार्ल्स सेकंड का विवाह कैथरीन से होता है। कैथरीन कहाँ की रानी है? तो ये पुर्तगाल की राजकुमारी थी, और चार्ल्स सेकंड जो था ये ब्रिटेन का राजकुमार था। इनका जब विवाह होता है तो मुंबई ये दहेज के रूप में पुर्तगाली अंग्रेज़ों को दे देते हैं 1668 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को, सॉरी, अंग्रेज राजा को दिया जाता है, और फिर अंग्रेज राजा इसको 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक कर की दर पे दे देता है कंपनी को। ठीक है, अब आप देखते हैं सेंट टोमे का युद्ध कब हुआ था? तो ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर में हुआ है। मैं ये कर्नाटिक वॉर आपको थोड़ा अलग से समझाऊंगा। ठीक है, तो सेंट टोमे का युद्ध अनवरुद्दीन और फ्रेंच के बीच हुआ था। ठीक है, और आप देखेंगे 1664 में फ्रेंच कंपनी स्थापित हुई थी। लुई 14वां इस टाइम पे राजा था, और इसके जो मंत्री था काल्बर्ट ने इसकी स्थापना की थी। 1669 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली थी, क्योंकि 1668 में आप देखेंगे सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली है। अब डच पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी? तो ये मसूलीपट्टनम में खुली थी। अब आप देखते हैं कैप्टन कुक ब्रिटेन का था, और इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान हॉलैंड का था। ठीक है, तस्मान आइलैंड जो तस्मानिया है वो हॉलैंड ने वहाँ पे कब्जा किया था, और न्यूजीलैंड और तस्मानिया को ये लोग वॉन डीमंस लैंड बोलते थे। वॉन डीमंस लैंड हॉलैंड वाले बोलते थे, डच बोलते थे। ठीक है, हॉलैंड निवासियों को ही डच बोला जाता है। हॉलैंड, इन्हीं को डच बोला जाता है। और तो वर्तमान में ये जो देश है इसका नाम है नीदरलैंड। तो आप ये याद रखिएगा। पीटर मुंडी ये पुर्तगाली यात्री था, 17वीं शताब्दी में आया था। कलकत्ता का संस्थापक कौन है? तो जॉब चरनाक है। ये नाम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछता है। कब स्थापना की थी? तो 24 अगस्त 1690 को। उल्टा बोल दे रहा हूँ मैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, 1690 में। फिर हम देखते हैं प्रथम नगर निगम कहाँ बना? तो ये मद्रास में बना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज के किले पर 1797 में अंग्रेज़ों ने अधिकार किया था। एक बार पेपर में ये फैक्ट कथन के रूप में पूछा था, तो आप ये याद रखिएगा। फिर आप देखते हैं बंगाल जो है ये कहाँ है? तो ये हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, हुगली पर कब्जा किसने किया था? तो पुर्तगालियों और डचों ने, और चिंसुरा पर डच कंपनी थी। तो ये बंगाल में कहाँ किसकी कंपनी थी वो दर्शा रहा है। पांडिचेरी पर फ्रेंच कंपनी था, फ्रेंच का अधिकार था। गोवा पर पुर्तगीज का, ट्रैंकोबार पर डेनिश कंपनी, और सद्रास में डच कंपनी। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ शहर दिए हुए हैं, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। इन सब जगह ये कंपनियाँ खुली हुई थी। ठीक है, तो आप इन शहरों के नाम ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये यूरोपियों का आगमन काल था। फिर आप देखते हैं बंगाल। तो बंगाल में शासन क्रम किस तरह से होता है? तो मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में अपनी सबसे पहले स्थापना की। ये कब की? तो 1724 में। ठीक है, उसके बाद अलीवर्दी खां शासक बना 1740 से 56 तक। अलीवर्दी खां का दौहित्र था, मतलब ये अलीवर्दी खां की पुत्री का बेटा था सिराजुद्दौला, और ये 1756 में बनता है शासक। 1756 में जब ये शासक बनता है उसके बाद इसके साथ क्लाइव षड्यंत्र करता है। प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में, प्लासी का युद्ध। ठीक, और मीर जाफ़र उसके बाद जब प्लासी की लड़ाई जीत जाते हैं अंग्रेज, तो मीर जाफ़र शासक बनता है। मीर जाफ़र ने षड्यंत्र किया था, और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों की मदद की। मीर जाफ़र फिर अंग्रेज़ों की नहीं सुनने लगा, तो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को शासक बना दिया 1760 में 1763 तक। और फिर हुआ क्या कि 1763 में मीर कासिम फिर अंग्रेज़ों की नहीं सुनने लगा, तो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हटाकर दोबारा से मीर जाफ़र को शासक बनाया 1764 में। और नजमुद्दौला जो था ये अंतिम शासक था बंगाल का। उसके बाद बंगाल टोटली मिला लिया गया था ब्रिटिश एम्पायर में। फिर आप देखेंगे ब्रिटिश जो है मधुमक्खी की तरह हैं, ये अलीवर्दी खां ने कहा था। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी।
इसमें क्या होता है कि सिराजुद्दौला ऑर्डर देता है बंगाल में। क्या था कि जो बंगाल में फैक्ट्री थी ब्रिटिशर्स ने उसकी किलेबंदी चालू कर दी थी कलकत्ता में। तो सिराजुद्दौला ने बोला कि देखो ये सब बंद कर दो। सिराजुद्दौला की राजधानी उस टाइम पे मुर्शिदाबाद थी और सिराजुद्दौला ने बोला कि कलकत्ता में ये सारा काम बंद करो, ये किलेबंदी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अंग्रेज़ों ने सुनी नहीं कि तो सिराजुद्दौला ने जाके कलकत्ता पे अटैक कर दिया और अटैक किया तो वहाँ से थोड़े बहुत अंग्रेज़ थे वो भाग गए, बाकी जो बचे तो क्या किया, सिराजुद्दौला ने उनको एक कोठरी में बंद कर दिया था जिसमें टोटल 143 अंग्रेज़ थे। और बाद में ये सूचना मिलती है हॉलवेल उसी कोठरी में बंद था और इसने बाद में बताया कि केवल 23 लोग जिंदा बचे थे। इस कोठरी का जो साइज़ था वो 18 गुणे 14 मीटर का था, ठीक है, 14 फीट, सॉरी 18 गुणे 14 फीट, 14.10 फीट ये कोठरी का साइज़ था। फिर आप देखते हैं 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है भागीरथी के तट पर, नदिया ज़िले में ये जगह पड़ता है। क्लाइव लड़ता है और क्लाइव जीत जाता है। क्लाइव को स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक किसने कहा है, तो विलियम पिट ने कहा है। ये स्टेटमेंट पूछा है एक बार कि स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक किसने कहा है क्लाइव को, तो विलियम पिट ने कहा है। आप ये याद रखिएगा, कई बार ऐसा भी पूछता है कि स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक किसको कहा जाता है, तो विलियम पिट को ही कहा जाता है। फिर आप देखते हैं कि 22 अक्टूबर को क्या होता है 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा होता है, ठीक है। इस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जो था वेंसीटार्ड था। आप ये मत याद रखेंगे कि क्लाइव था, क्योंकि संधि करने के लिए क्लाइव आता है। अभी ये युद्धों का संधियों का मैं क्रम आपको एक साथ मिला के समझाऊंगा ऊपर वाले पेज में। थोड़ा सा ये मेरे को 10 मिनट का टाइम आप दीजिएगा, मैं सारा जितना लड़ाई है सारा कुछ एकदम कंक्लूड करके आपको समझा दूंगा। उसके बाद आप देखते हैं ये जो बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि के 2 पार्ट थे। 12 अगस्त को संधि होती है शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय कौन था, तो ये उस टाइम का मुगल बादशाह था। और ये 16 अगस्त जो है 16 अगस्त को शुजा-उद-दौला के साथ होती है। शुजा-उद-दौला कौन था, ये अवध का नवाब था, ठीक है। और इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार शाह आलम द्वितीय से ब्रिटिश ले लेते हैं और इसके बदले ब्रिटिश शाह आलम द्वितीय को 26 लाख LAC के पर ईयर की पेंशन सुनिश्चित करते हैं कि आपको इतनी पेंशन दी जाएगी। फिर आप देखेंगे जब बंगाल और बिहार की दीवानी अधिकार मिल जाती है तो ये दीवान बनाते किसको है, तो बंगाल का दीवान इन्होंने बनाया था मोहम्मद रज़ा खान को, अंग्रेज़ों ने ये बनाया है दीवान। और बिहार का दीवान सिताब राय को बनाया था, इसलिए ताकि उन्होंने इंडियंस को ये दीवान बनाया था दीवानी वसूलने के लिए, ताकि ज़्यादा रिटेलिएशन ना हो, ज़्यादा इनका विरोध ना हो, इसलिए इन्होंने इंडियंस को ही ये पद दे दिए। फिर आप देखेंगे 1803 में दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया अंग्रेज़ों ने। अकबर सेकंड जो शासक था उस टाइम पे, अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड ये दोनों पेंशन भोगी बादशाह हैं। फिर आप देखते हैं 1765 में सिलहट की दीवानी भी अंग्रेज़ों को मिल गई। खासी विद्रोह सिलहट की भी दीवानी के टाइम ही हुआ था। खासी विद्रोह का नेतृत्व कौन था, तो ये तीरथ सिंह थे। रोड निर्माण के कारण ये विद्रोह हुआ था। अब मैं आपको युद्धों का क्रम बताऊंगा, आपको सारा कुछ यहाँ पे, ठीक है। जितने युद्ध हैं सारे का क्रम मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं मिटा वगैरह लूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको सारे युद्ध जितने भी हैं मैं एक क्रम से आपको करवाता हूँ, कौन से कैसे हुए हैं। ये लगभग यहाँ पे 10-12 युद्ध जो हुए हैं एक साथ, मैं वो सारे एक साथ करवाऊँगा और बाकी बाद के जो हैं वो मैं बाद में करवाऊँगा। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो एक साथ हुए हैं उन सबको एक साथ करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो मैं ये सारे करवा देता हूँ, कहाँ से मिटेगा, ये मिटा, और फिर उसके बाद ये इधर भी है थोड़ा सा, ये भी मिटा देता हूँ। तो आप देखेंगे होता क्या है, सबसे पहले जैसे ही अंग्रेज़ भारत पर आते हैं और अंग्रेज़ों के साथ यहाँ पे फ्रेंच भी थे, दोनों की शक्ति बढ़ रही थी। जब दोनों की शक्ति बढ़ रही थी तो होता क्या है कि सबसे पहले इनका युद्ध चालू होता है। युद्ध चालू होने का कारण क्या है कि आप जब देखेंगे फ्रेंच और ब्रिटिश जो है ये अमेरिका और मतलब पूरे विश्व में 2 शक्तियाँ थी। एक तरफ फ्रेंच बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब इन दोनों ने अलग अलग कॉन्टिनेंट में अपने उपनिवेश बना रखे थे, ठीक है। अब अलग अलग कॉन्टिनेंट में इन्होंने अपने उपनिवेश बना रखे हैं तो शक्ति बढ़ाने की इन लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है। अब इसी लड़ाई के क्रम में आप लोग देखते हैं कि अंग्रेज़ों का ब्रिटिश और फ्रेंच की लड़ाई हो जाती है यूरोप में।
और उस लड़ाई के कारण इंडिया में छिड़ता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये होता कब से कब है, तो ये आप देखेंगे 1746 से 1748 तक ये प्रथम कर्नाटिक वॉर चलता है। इस कर्नाटिक वॉर ख़त्म कैसे होता है, तो इसके लिए ख़त्म होने के लिए होती है, आप देखेंगे एक्स ला सापेल की संधि। एक्स ला सापेल ये संधि होती है कब, तो 1748 में, 1748। ठीक, अब ये लड़ाई आप जान रहे हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। इंडिया में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो फ्रेंच के साइड से था डुप्ले, ठीक है, डुप्ले फ्रेंच था। और अगर आप मैं उधर दूसरे साइड बताऊं तो एक साइड ब्रिटिश थे। ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कोई नेतृत्व करता ऐसा फेमस नहीं मिलता, लेकिन जो फ्रेंच गवर्नर था वो डुप्ले था। और प्रथम कर्नाटिक वॉर इंडिया में जीतने का कारण भी था फ्रेंच का, वो डुप्ले ही था। मैं पेन का कलर चेंज करके डुप्ले का नाम लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा तब। डुप्ले ये फ्रेंच गवर्नर था, इसी की वजह से फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ब्रिटिशर्स जीते भी थे। फिर हम देखते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद होता क्या है, एक्स ला सापेल की संधि और ये युद्ध खत्म। लेकिन अगले ही साल इंडिया में क्या होता है, द्वितीय कर्नाटक वॉर। ये सेकंड कर्नाटिक युद्ध है, ठीक है। ये कब से कब तक होता है, तो ये 1749 से लेके 1754 तक, यानी कि 54 तक। अब इस युद्ध का कारण क्या था, इस युद्ध का कारण विदेशी नहीं था। इस युद्ध में क्या किया अंग्रेजों ने और ब्रिटिशर्स ने, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इंडिया के ही राजाओं की मदद करने लगे, ताकि इसकी मदद करके वो उससे लाभ उठाएंगे, उसकी मदद करके वो लोग उससे लाभ उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम पे हैदराबाद और जो कर्नाटक था, दो जगह उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। एक जगह लड़ रहे थे अनवरुद्दीन और चंदा साहब, और दूसरी जगह लड़ रहे थे नासिर जंग और मोहम्मद जंग, ठीक है। अब इन दोनों की मदद के लिए, दोनों साइड से दोनों पार्टियों का लाभ उठाने के लिए फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने मदद की एक दूसरे की। इसी बीच में देखिए एक अंबर का युद्ध होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अंबर का युद्ध इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फेमस युद्ध है, तो आपको ये याद होना चाहिए। अंबर का युद्ध, सॉरी ये शोर के लिए थोड़ा सा माफ़ करिएगा। तो ये देखिए अंबर का युद्ध कब होता है, तो अंबर का युद्ध होता है 1749 में। इसमें एक तरफ अनवरुद्दीन लड़ रहे थे और दूसरी तरफ चंदा साहब। ये युद्ध जीतता कौन है, तो चंदा साहब। चंदा साहब की मदद कौन कर रहा था, तो चंदा साहब की मदद कर रहे थे फ्रेंच, ठीक है। अनवरुद्दीन की मदद कौन कर रहा था, तो इनकी मदद कर रहे थे ब्रिटिश। अब ये युद्ध एक ही मैं आपको याद करवाऊंगा, इसके अलावा इसमें और जो वॉर्स हुए वो मैं याद नहीं करवाने वाला। आप फिर उसके बाद सेकंड कर्नाटिक वॉर के बाद संधि कौन सी होती है, तो संधि इंपॉर्टेंट है। संधि है पौंडीचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि हुई कब है, तो ये आप सन याद रखिएगा। पांडिचेरी की संधि हुई है 1754, ठीक है। कई किताबों में ये 55 भी मिल सकता है, तो आप ये याद रखिए कि 1754-55 में ही हुई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे थर्ड कर्नाटक वॉर, कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब होता है, तो ये देखिए यूरोप में ही ये 7 वर्षीय जो युद्ध चल रहा था फ्रेंच और ब्रिटिशर्स का, उसी युद्ध का एक्सटेंशन है ये। और ये इंडिया में किस नाम से होता है, तो थर्ड कर्नाटिक वॉर बोला जाता है। और ये इंडिया में 5 ही साल चलता है, 1758 से लेकर के 1763 तक। अब आप देखेंगे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर और सेकंड कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि इनका जो गवर्नर था वो था डुप्ले। डुप्ले टैक्टिकली क्लाइव से भी ज़्यादा दिमागदार व्यक्ति था, इसलिए वो जीत रहा था। फिर इसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, डुप्ले के ऊपर प्रेशर बनता है और इसको बुला लिया जाता है फ्रांस। जब डुप्ले चला जाता है उसकी जगह आता है नूनो डी कुन्हा, ये फ्रेंच गवर्नर है नूनो डी कुन्हा। और ये गवर्नर जो है इतना पावरफुल नहीं है, मतलब टैक्टिकली इतना पावरफुल नहीं है। और फिर ये क्या होता है, ये हारता है इंडिया में। और जब ये हारता है तो फ्रेंच पूरी तरह से लगभग समाप्त होने की स्थिति में आ जाते हैं। और थर्ड कर्नाटिक वॉर जब तक ख़त्म होता है तब तक आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने संधि जो की है वो है पेरिस की संधि,
हुई कब है, तो 1763 में। और इस संधि आते आते फ्रेंच पूरी तरह से इंडिया से समाप्त, और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपना पूरा जमावड़ा जमा लिया था। क्योंकि आप देखेंगे इसी बीच ये थर्ड कर्नाटिक वॉर से पहले जो ब्रिटिशर्स पहले इंडिया में हार रहे थे, उन्होंने क्या जीत लिया था, प्लासी। प्लासी का युद्ध कब जीता था, तो ये जीता था इन्होंने 1757 में। अब 1757 में जब ये युद्ध जीत गए, तो आप जानते हैं बंगाल उस टाइम का सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया था, और इस फर्टाइल एरिया को जीतने के बाद ब्रिटिशर्स को फ़ायदा क्या होता है कि उनको बहुत सारा व्यापार करने का मौका मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, धन मिलता है, और उस धन को वो यूज करते हैं अगली जो इंडिया में लड़ाई हो रही होती है कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर में, और उस पैसे की वजह से थर्ड कर्नाटिक वॉर इंडिया में जीतते हैं। एक रीज़न ये भी था, और साथ में डुप्ले चला भी गया था, वो भी एक रीज़न था। फिर आप देखेंगे प्लासी का युद्ध जीतने के बाद यहीं पे क्या होता है, 1757 में प्लासी जीतते हैं। प्लासी के बाद आप देखेंगे यहीं पे 1759 में वेदरा की लड़ाई होती है। वेदरा का युद्ध 1759 में। अब इस लड़ाई में कौन कौन है, तो ब्रिटिश हैं एक पार्टी, ठीक है, और दूसरी पार्टी है डच। इस युद्ध से भारत में डचों का आधिपत्य खत्म, डच कंपनी भारत में रह ही नहीं जाती। फ्रेंच तो भला थोड़ा बहुत बचे रह जाते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत कॉलोनी और वो लोग व्यापार कर पा रहे थे, लेकिन उनका सारा कुछ ख़त्म कर दिया था। फ्रेंच जिस युद्ध से पूरी तरह से साफ हुए इंडिया में, वो था वांडीवास की लड़ाई, ठीक है, ये निर्णायक युद्ध था वांडीवास का युद्ध। ये हुआ कब है, तो ये हुआ है 1760 में, ये सन याद रखिएगा। अब डेट्स भी मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी डेट थी 22 जनवरी। अब मैं डेट्स बताने लगूंगा तो आप याद नहीं रख पाएंगे, आप कम से कम सन याद रखें, संधियाँ याद रखें बस, और एक्स्ट्रा याद करवाने के चक्कर में अगर मैं पढ़ा तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक। तो ये वांडीवास की लड़ाई भी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई है। ये वेदरा की लड़ाई 1759 में, प्लासी 1757 में। क्रम से मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ये कर्नाटिक वॉर 3, एक देखिए 46 से 48, फिर उसके बाद संधि हुई एक्सलासापेल, दूसरा कर्नाटिक युद्ध 49 से 54, संधि हुई पांडिचेरी, फिर उसके बाद तीसरा कर्नाटिक युद्ध, संधि हुई पेरिस। अब इसी तीसरे कर्नाटिक युद्ध और दूसरे कर्नाटिक युद्ध के बीच का जो घटनाक्रम है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लासी की लड़ाई भी इसमें हो जाती है, जिससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है क्योंकि उनको बंगाल मिलता है। फिर उसके बाद वेदरा की लड़ाई होती है, और वेदरा की लड़ाई में डचों का आधिपत्य खत्म कर देते हैं ब्रिटिश, तो एक और उनको पावर मिलती है। और फिर उसके बाद वांडीवास की जो लड़ाई होती है, ये थर्ड कर्नाटिक वॉर के बीच में, इसमें उन्होंने फ्रेंच का भी पत्ता साफ कर दिया, और इस तरह से ब्रिटिशर्स एकदम एकाधिकार में आ गए हैं भारत में। अब उनके पास पूरी पावर है। अब देखिए इसी बीच क्या होता है, एक और घटना घटती है 1761 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई, थर्ड युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है, मराठा और अब्दाली लड़ते हैं, ठीक है, और इस लड़ाई में क्या होता है कि मराठे हार जाते हैं, अब्दाली जीत जाता है, और इस कारण मराठे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो एक शक्ति जो भारत में ऐसी थी जो ब्रिटिशर्स को काउंटर कर सकती थी, वो हार जाती है अब्दाली के कारण। तो ब्रिटिशर्स का भारत में एकदम एकाधिकार हो जाता है, फिर उनको किसी से डर रह नहीं जाता है। मराठे थे, उसके बाद भी मराठों के पास पावर थी, मतलब बोलते हैं ना कि बूढ़ा हाथी कितना भी बूढ़ा हो जाए फिर भी उसके पास बहुत पावर होती है, तो वैसे ही बूढ़ा हाथी था एक तरह का मराठा। तो मराठों से ब्रिटिशर्स डर रहे थे, लेकिन अब उतना डर नहीं रह गया था, क्योंकि इससे पहले 1757 से पहले तक, ये 1761 की जो लड़ाई हुई थी पानीपत वाली लड़ाई, इससे पहले मराठे जाते थे और बंगाल तक, और वहाँ से रेड मार के वहाँ से पैसा वसूल के सरदेश मुखी चौथ लेके चले आते थे, और ब्रिटिशर्स कंपनियों को भी देना पड़ता था वो। तो अब इस युद्ध के बाद वो भी समाप्त हो जाते हैं। और यहीं पर जैसे ही ये 1763 में कर्नाटिक वॉर ख़त्म होता है, एक युद्ध और हो जाता है, बक्सर का युद्ध। अब इस युद्ध में मैं आपको बताऊं, ये 1764 में होता है, 64। इसकी डेट थी 22 अक्टूबर, याद नहीं रहेगी पर मैं अपना ज्ञान प्रदर्शन कर रहा हूं आपके सामने ठीक है। तो ये डेट आप याद मत रखिए, लेकिन सन कम से कम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में डेट भी पूछता है, तो अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब इस लड़ाई में एक साइड तो ब्रिटिश है, ठीक, और दूसरे साइड क्या है, 3 लोगों की सेनाएं हैं। पहला शाह आलम, सेकंड ये भारत का मुगल जो शासक था वो है, फिर आप देखेंगे शुजा-उद-दौला, ठीक है, ये अवध का नवाब है,
फिर आप देखेंगे मीर कासिम, ये बंगाल का निष्कासित नवाब है, ठीक है। इस समय अगर कोई पूछे कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बंगाल का नवाब कौन था, तो उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र फिर से बन गया था। आप ये गलती मत कीजिएगा, बंगाल का नवाब मीर जाफ़र बन गया था, लेकिन मीर कासिम भाग गया था, क्योंकि मीर जाफ़र देखिए क्या हुआ प्लासी की लड़ाई के बाद, ये जैसे ही कहाँ गया प्लासी, मैं ऊपर दिखाऊँ आपको, ये प्लासी है। प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला मर गया, ठीक है। मतलब युद्ध में नहीं मरा था, युद्ध के बाद उसको मीर जाफ़र जो था उसके बेटे ने मार दिया था, मीरन नाम था उसका। और मीरन ने जब सिराजुद्दौला को मार दिया तो उसके बाद यहाँ पे मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, इसने मदद की थी क्लाइव की। क्लाइव ने इसको नवाब बना दिया। ये नवाब जब इसको बना दिया तो उसके बाद क्लाइव को इसने जो वहाँ का दक्षिण परगना जिला है उसको दिया था, और बहुत सारा क्लाइव उससे पैसा लिया था मीर जाफ़र से। तो मीर जाफ़र शासन अच्छे से चला नहीं पा रहा था, और मीर जाफ़र ब्रिटिशर्स के मन का कर नहीं रहा था, इसलिए मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को इन्होंने बना दिया बंगाल का नवाब 1760 में। और जब 1760 में मीर कासिम को नवाब बना दिया तो इन्होंने मीर कासिम को चूसना चालू किया ब्रिटिशर्स ने। और मीर कासिम थोड़ा दिमागदार आदमी था, मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद था। तो मीर कासिम को लगा कि यार मेरे साथ भी गलत हो रहा है, तो मीर कासिम ने क्या किया, अपना राजधानी परिवर्तन कर लिया और मुंगेर ले आया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुंगेर क्या है, ये थोड़ा सा साउथ में पड़ता है, तो ये ब्रिटिशर्स की नज़र से थोड़ा सा दूर आया, और यहाँ पे इसने फैक्ट्री वैक्ट्री चालू कर दी और हथियार फैक्ट्री बनाई। ये थोड़ा सा षड्यंत्र टाइप का कर रहा था, और जैसे ही अंग्रेज़ों को भनक लगी, अंग्रेज़ों ने इसको निकाल कर दोबारा से मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया। तब ये जो मीर कासिम था, मीर कासिम ने इन 3 लोगों के साथ मिलकर एक गुट बनाया और कहा कि हम युद्ध करेंगे बक्सर का, ठीक है, हम मतलब कि ब्रिटिशर्स को भगाएंगे। और ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए तैयार हुए, और ब्रिटिशर्स के साथ जो यहाँ पे इनका नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। ये हेक्टर मुनरो जो है ये पावरफुल आदमी है, मतलब ये लगभग 200 साल में उसने हेक्टर मुनरो ने वो काम कर दिया जो शायद ब्रिटिशर्स 1600 से लेकर मतलब पिछले 150 सालों में नहीं कर पाए थे, ठीक है। 1600 में वो आ गए थे इंडिया, 1611 में उन्होंने अपनी कंपनी लगा ली थी, और 1664-57 तक तो कुछ ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हेक्टर मुनरो ने एकदम ब्रिटिशर्स के लिए एकदम सब कुछ साफ कर दिया कि भाई अब तुम हो इंडिया के भाग्य विधाता। और हेक्टर मुनरो को भी नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी चीज़ जीत गया है, क्योंकि इसने सांकेतिक रूप से मुग़ल बादशाह को यहाँ पे हरा दिया, शुजा-उद-दौला जो एक बहुत बड़ी पावर था उसको हरा दिया, बंगाल के नवाब को हरा दिया, त्रिशक्ति को हरा दिया। फिर उसके बाद जो क्लाइव था वो चला गया था ब्रिटेन। क्लाइव को इन लोगों ने बुलाया कि जा भाई तू संधि करके आ। तो फिर आता है क्लाइव और वो करता है इलाहाबाद की संधि। आप देखेंगे संधि होती है अगस्त 19 लिख रहा हूँ 1765 में, और ये जीता कब है, अक्टूबर 64 में। मतलब लगभग 1 साल बाद ये संधि का वेट कर रहे हैं, संधि के लिए 1 साल रुक गए हैं, लेकिन इन्होंने संधि नहीं की, क्योंकि उनको संधि किससे करवानी है, क्लाइव से। क्योंकि क्लाइव के बारे में बोला गया है कि ये स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक है। बोला किसने है, तो विलियम पिट ने, ठीक। अभी बहुत ज़्यादा मैंने आपको ये वाले पेज में काफ़ी कुछ ये युद्धों के बारे में बता दिया, संधि के बारे में बता दिया। इतने युद्ध और संधि तो कम से कम आप याद रखिएगा, नहीं याद रखेंगे तो समझिएगा कि गलती कर रहे हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने इतना डिटेल में आपको ये वाली चीज़ें बताई है, वरना मैं आप जान रहे हैं रिवीजन कराते टाइम मैं भागता हुआ जाता हूँ, इतना समय है नहीं। अदरवाइज़ पढ़ाने को मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स बहुत डीप डाउन लेके जा सकता हूँ, इससे अंदर भी बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास, पर समय नहीं है, समझ रहे हैं। अब देखिए क्षेत्रीय राज्यों के बारे में, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने क्षेत्रीय राज्यों पर कब्जा किया। तो आप देखेंगे 1799 में यहाँ पे रणजीत सिंह है, ये सिख साम्राज्य की बात हो रही है, ठीक है। रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी, इनकी राजधानी थी लाहौर। शाह शुजा जो था ये ईरान का शहजादा था, और इसने रणजीत सिंह को कोहिनूर प्रदान किया था। आप देखेंगे 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई है अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच कि ये एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जैसे ही दिलीप सिंह राजा बनते हैं, अंग्रेजों ने अपने असर दिखाने चालू किए। सबसे पहली लड़ाई चिलियावाला का युद्ध होता है 1859 में, लॉर्ड गफ और शेर सिंह के बीच।
फिर आप देखेंगे दिलीप सिंह ईसाई में धर्म स्वीकार कर लेते हैं और 1899 में फ्रांस में इनका निधन हो जाता है, 1893 में। रंजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना की थी, कहाँ पे? तो ये लाहौर में। तो ये आपका था सिख संप्रदाय, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप देखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर, यहाँ पे 4 युद्ध होते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 1769 तक। इसके बाद संधि होती है, मद्रास की संधि। इस टाइम पर नेतृत्व जो कर रहा था मैसूर का, वो था आपका हैदर अली। हैदर अली ये युद्ध जीतता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं मद्रास की संधि होती है, लॉर्ड बैरलास्ट उस टाइम पर संधि करते हैं। फिर उसके बाद आप सेकेंड मैसूर वॉर देखेंगे, ये 1780 से 84 तक चलता है, मंगलौर, ठीक है। यहीं पे 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध जो होता है, पोर्टो नोवा, इस युद्ध में हैदर अली बुरी तरह से घायल होता है और उसके बाद 1882 में हैदर अली का निधन हो जाता है। इस युद्ध को आगे हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान जारी रखता है, ठीक है, टीपू सुल्तान जारी रखता है। और फिर 1784 में मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान करते हैं। इस टाइम पे भारत के जो गवर्नर थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। फिर आप देखते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ये 1792 में हुआ है, 1792। और इसके बाद होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, और इस संधि के टाइम पे टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस है। फिर आप देखेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है 1799 में, टीपू सुल्तान युद्ध भूमि में मारा जाता है। और ये युद्ध लड़ा किसने था ब्रिटिशर्स के साइड से? तो वेलेज़ अली। ये वेलेज़ अली जो है ये आर्थर वेलेज़ अली है, आप ये याद रखिएगा, आर्थर वेलेज़ अली है। ये लॉर्ड वेलेज़ अली जो इस टाइम पे भारत के गवर्नर थे उसका छोटा भाई था, ठीक है। और आप इसके बाद देखेंगे बालक कृष्ण राज्य जो अराविडू वंश के हैं उनको मैसूर का शासक घोषित कर दिया जाता है। टीपू ने 1780 में पोलीलूर में ब्रिटिशर्स को हराया भी था। अब आप देखेंगे गवर्नर्स, गवर्नर जनरल और वॉयसराय के बारे में, ठीक। तो जो मैं एक खाली पेज लगा के आपको गवर्नर और गवर्नर जनरल किस तरह से बने हैं, मैं उसका क्रम आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। हाँ, देखिए 1757 में जब क्लाइव जीतता है तो उसको बंगाल का गवर्नर घोषित किया जाता है, बंगाल का गवर्नर, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर कौन है? तो क्लाइव, ठीक है। 1772 मतलब 1772 क्या 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो 1772 में पहली बात वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1773 के एक्ट से, ठीक है, वॉरेन बंगाल का गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आप याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो आखिरी गवर्नर जनरल है, गवर्नर है और पहला गवर्नर जनरल है, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल और आखिरी गवर्नर कहाँ का? बंगाल का। अब आप देखते हैं 1833 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कह दिया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। और ये इस टाइम पे कौन होता है? तो आप याद रखेंगे विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक जो है ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल हैं, सॉरी बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल है और भारत के पहले गवर्नर हैं। फिर आप देखेंगे 1858 का जो एक्ट था, सॉरी 1885 लिख दिया मैंने, 1858 का जो रानी का घोषणा पत्र था, उसके बाद भारत का जो गवर्नर जनरल है इस पद को भारत का वायसराय घोषित कर दिया गया, ठीक। और ये बने कौन? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कैनिंग पहले गवर्नर बने और जब गवर्नर बने पहले ये आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय बने। और इसके बाद आप देखेंगे 1948 इस टाइम पे ये जो वायसराय का पद है वो ख़त्म किया गया, भारत स्वतंत्र हो गया और फिर से भारत का गवर्नर जनरल स्वतंत्र, भारत का गवर्नर
जनरल, तो वो है माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय जो है, भारतीय गवर्नर की बात की जाए, गवर्नर जनरल की, तो ये हैं आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो आप ये याद रखें। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये मैंने लिखा नहीं होगा, मेरे को पता है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दी। अब आप यहाँ देखिएगा, 1774 में बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, 1771 वाले एक्ट से। ठीक है, आप देखें कॉर्नवालिस जो है ये भी गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, और न्यायिक, कानूनी, पुलिस, कर तथा व्यापारिक सुधार इसने किए हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई किसके टाइम पर है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। महाभियोग पर मुकदमा के बाद दोष मुक्त किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, ये एशियाटिक सोसाइटी बनी कब है, तो 1784 में। इस टाइम पे गवर्नर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। बनाई किसी और ने थी, उसका नाम था विलियम हेनरी डेरेजियो। ठीक है, फिर आप देखते हैं कॉर्नवालिस कौन है, तो कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम बनाया है, कॉर्नवालिस संहिता बनाई है, संविदाबद्ध सिविल सेवा का इसने घोषणा की। फिर से ट्रेन, चलिए फिर आप देखते हैं 1805 में कॉर्नवालिस जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, गाजीपुर यूपी में है, इसकी यहाँ पे कब्र बनी हुई है। वेलेस्ली जो है ये सहायक संधि इसने की थी, सहायक संधि की नीति अपनाई थी। तो आप ये याद रखिए कि सहायक संधियों का क्रम क्या है, किससे पहले की, तो सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 में, फिर मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने 1799 में, अवध ने 1801 में और पेशवा ने 1802 में। ये क्रम पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप रट के रखिएगा, नहीं तो आपके लग जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। फिर आप देखेंगे विलियम बेंटिक, इसके क्या क्या काम है, तो ठगी प्रथा समाप्त की थी, और करने वाला कौन था, तो कैप्टन स्लीमैन, ये नाम भी याद रखिएगा। कैप्टन स्लीमैन ने ठगी प्रथा समाप्त की थी, लेकिन गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे, तो विलियम बेंटिक था, और बाद में यही आदमी भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। युद्धों और संयोजन की नीति का इसने अंत किया था। अब आप देखेंगे 1789 में दासों का निर्यात बंद हुआ है, 1833 के चार्टर एक्ट में दासता समाप्त कर दी गई है। आप देखेंगे 1843 में दास प्रथा अवैध घोषित की है, किसने, तो लॉर्ड एलन बरो ने। फिर आप देखेंगे 1860 में आईपीसी आया है, इंडियन पीनल कोड जिसको कहा जाता है, और इसमें दासता को अपराध घोषित किया गया है। 1854 में आउटरम रिपोर्ट आई है, और इसी आउटरम रिपोर्ट जो थी, इसी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय किया गया था। ठीक है, विलय की नीति किसने अपनाई थी, तो वो दूसरा गवर्नर था, लॉर्ड डलहौजी था वो। ठीक है, डलहौजी यहाँ पे मिलेगा। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ है, तो 1814 से 1816, लॉर्ड हेस्टिंग्स इस टाइम पे गवर्नर है। अब आप याद रखिएगा, जो 1772 से 1785 तक है वो वॉरेन हेस्टिंग्स है, और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ये दोनों अलग अलग हैं। इस युद्ध के बाद संधि कौन सी होती है, तो सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को। अब देखिए डलहौजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके विलय जो इसने किए हैं उसका क्रम बहुत बार पूछता है, तो आप इसके क्रम याद रखिएगा। ये क्रम है सतारा, ये है सतारा कब मिला है, तो 1848 में, जैतपुर और संभल 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में, और करौली 1855 में। ठीक है, ये 55 54 जो लिखा है, इसके पहले 1800 आप लगा लीजिए। फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे, डलहौजी के टाइम पर ही चली थी। सर्वाधिक रेलवे का विकास करजन के टाइम पर हुआ है, करजन का शासनकाल है 1899 से 1905 तक। सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की थी किसने, तो डलहौजी ने की। डलहौजी के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए आपको ये याद होना चाहिए। फिर आप ध्यान रखिएगा 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना की थी डी.के. कर्वे ने। फिर आप याद रखिए 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित करवाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 1877 में रानी जो है विक्टोरिया, उनको भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया दिल्ली दरबार फर्स्ट के तहत। आंग्ल अफगान युद्ध पहला जो है ये होता है 1839 से 42 तक, इस टाइम पे गवर्नर है ऑकलैंड। सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1878 से 80 के बीच, और इस टाइम पे गवर्नर है लॉर्ड लेटन। अब आप देखिए चतुराईपूर्ण निष्क्रियता और कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी एलन बरो ने और नॉर्थ ब्रुक तक। ठीक है, एलन बरो से नॉर्थ ब्रुक तक जितने गवर्नर आए उन्होंने ये नीति अपनाई है। जॉन लॉरेंस जो है वो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आप इसका जॉन लॉरेंस का नाम याद रखिएगा।
1869 से 72 इस टाइम पे गवर्नर कौन है? तो है आपका लॉर्ड मेयो। गवर्नर नहीं, हालांकि अब ये वॉयसराय बन चुका है, जबान पे साला ये नाम ही रहता है गवर्नर, तो आप ये याद रखिएगा लॉर्ड मेयो है इस टाइम पे। इसके टाइम पर प्रथम जनगणना हुई थी कब? तो 1872 में। अंडमान की यात्रा कर रहा था और यात्रा के दौरान ही इसकी हत्या कर दी गई। आइए चलते हैं अगले पेज पर। तो आप देखिए प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में। लॉर्ड रिपन है इस टाइम पे गवर्नर। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। आप देखेंगे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित हुआ। इस टाइम पे गवर्नर कौन है? तो आपका कर्जन गवर्नर है, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। फॉरवर्ड पॉलिसी किसने अपनाई? तो लॉर्ड लिटन ने। एकमात्र यहूदी वॉयसराय तो लॉर्ड रीडिंग है, रीडिंग 21 से 26 तक। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता का संघर्ष। अब देखिए ये क्रम जो है ये कई बार पूछता है, ये वाला, तो आप ये याद रखिएगा। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता का संघर्ष है 1740 से 65 तक, मतलब ये भारतीय रियासतों के समान होने के लिए संघर्ष कर रही है कंपनी। फिर आप देखेंगे सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 से 1813 तक। इस टाइम पे कंपनी अपने चारों तरफ एक बफर एरिया बनाती थी, मतलब बंगाल पे वो शासन कर रही है तो अवध को वो स्वतंत्र रहने दे रही है और अवध से क्या कर रही है, उसने फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे हैं, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति इसको बोले जाते हैं। फिर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 57 तक, इस बीच वो विलय कर रहा है अलग अलग राज्यों का अपने में। फिर आप देखते हैं अधीनस्थ संघ की, इसके बाद वो एक पूरा फेडरल बनाने के फिराक में है पूरा जो ब्रिटिश कंपनी है। और फिर बराबर के संघ की नीति उसके बाद 1935 से 1947 तक, तो आप ये याद रखेंगे। ये क्रम कई बार मिलान में देता है, तो आप ये याद रखना चाहिए। आप देखेंगे बनारस में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चेत सिंह ने किया था। सिंध विजय 1843 में एलन बरो इस टाइम पे आपका गवर्नर है। नेपियर जो है, चार्ल्स नेपियर, इसने नेतृत्व किया था सिंध विजय का। सिक्किम का विलय 1850 में होता है डलहौजी के समय। वित्तीय विकेंद्रीकरण मेयो, ठीक है। आप देखिए ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का 40% खर्च होता था, तो जैसे ही कांग्रेस बनती है वो बोलती है कि सैन्य खर्चा कम कीजिए। होम चार्जेस, गृह शुल्क जो है, इसमें ब्रिटेन स्थित राज्य सचिव का व्यय, सार्वजनिक ऋण, भारत को दी गई सैन्य सामग्री, पेंशन भत्ते आदि, ये होम चार्जेस जो होते थे ये भारत के राजस्व पर भारित होते थे। मतलब ये ऑफिसेज भले ही ब्रिटेन में है लेकिन इनका पैसा, यहाँ के लोगों को वेतन भारत के राजस्व से दिया जाता था। ये एक ड्रॉबैक था, इसके लिए भारतीयों ने बहुत लड़ाई लड़ी है। फिर आप देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत की इकोनॉमी को तोड़ा। तो आप देखते हैं 1793 में स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट इसको कहा जाता है, कॉर्नवालिस के टाइम पे आया। इसके अलग अन्य नाम भी है जैसे इस्तमरारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, बीस देववारी व्यवस्था, ठीक है। अब इस व्यवस्था के तहत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में टैक्स वसूला जाता था, जो कि भारतीय भूभाग का 19% था। 19% ऑफ इंडिया में आपकी स्थायी बंदोबस्त लागू थी। इसमें क्या होता था, टैक्स के 11 पार्ट होते थे, जिनमें से 10/11 पार्ट कंपनी को दिया जाता था और 1/11 पार्ट जमींदार खुद के पास रखाता था जो लगान वसूलता था वो। फिर आप देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये भी एक टैक्स कलेक्शन व्यवस्था है। ये 1820 से 1827 के बीच मद्रास के गवर्नरों ने चालू की थी और ये टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को इसके चालू करने का श्रेय दिया जाता है। तमिलनाडु के बारामूला जिले में इसको सबसे पहले चालू किया गया था। ये मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल और असम कुर्ग वाले क्षेत्र में चालू की गई थी। आप देखेंगे ये 51% ऑफ भारत में ये चालू थी, 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लगान की दर काफ़ी उच्च थी, ठीक है। अब आप देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था, ये एक और व्यवस्था है। महलवाड़ी व्यवस्था जो है इसमें समाज की सम्मिलित भूमि जो होती थी, ये मतलब पूरे एक गांव का टैक्स वसूला जाता था। रैयतवाड़ी में एक पर्टिकुलर व्यक्ति से टैक्स वसूला जाता था, जो रैयत होता था वो खुद टैक्स जमा करता था। और जमींदारी व्यवस्था में जमींदार को ये दिया गया था कि वो टैक्स वसूल के लाएगा। तो ये 30% ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लागू थी। अब आप देखेंगे जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत में थी, 12 बलूटे व्यवस्था महाराष्ट्र में थी, मिरासी व्यवस्था तमिलनाडु में थी और अडाडे व्यवस्था कर्नाटक में थी।
अब आप देखते हैं ब्रिटिश रेफरेंस, ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र शुल्क था, ठीक है, आप ये याद रखिएगा, ये ब्रिटिश रेफरेंस ही है। प्रेफरेंस, ब्रिटिश प्रेफरेंस मतलब ब्रिटिश जो सामान था उस पर आप देखेंगे किस तरह से ब्रिटिशर्स को प्रेफरेंस मिल रही थी कि ब्रिटिश आयात जो होते थे, यानी कि ब्रिटेन का यदि कोई सामान भारत में आ रहा है तो उस पर नाम मात्र शुल्क होता था, और इंडिया का कोई सामान यदि ब्रिटेन में बेचना होता था उस पर जो कस्टम ड्यूटीज़ थी बहुत ज़्यादा लगा दी गई थी। फिर आप देखेंगे धन के बहिर्गमन और अफवाह सिद्धांत जो है उसको दिया किसने है, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया है, ठीक है। इंडिया डेट टू इंग्लैंड डेट टू इंडिया है, इनकी एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर उसके बाद इनकी एक पुस्तक और है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, इनकी पुस्तकें हैं। आप देखेंगे इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये इनकी किताबें हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत फेमस है, ठीक है, ये लिखी इन्होंने 1867 के दौर में थी लेकिन प्रकाशित हुई है 1901 में। आप देखेंगे रमेश चंद्र दत्त की किताब जो है, आरसी दत्त की किताब जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत का वर्णन मिलता है। रमेश आरसी दत्त जी बताते हैं कि 50% राजस्व बाहर चला जा रहा था। आप देखेंगे 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस ने भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया है। किस सिद्धांत को? इस सिद्धांत को। अब आप देखेंगे सर सैयद अहमद खां जो हैं, इन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थियरी मतलब धन के बहिर्गमन सिद्धांत का विरोध किया था, कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दादा भाई नौरोजी ने ये ड्रेन थियरी दी थी जो आप बहिर्गमन सिद्धांत पढ़ रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि नहीं ये तो गलत बात है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सर सैयद अहमद खां के कहने का ऐसा रीज़न ये था कि ये ब्रिटिश समर्थक थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ के, क्योंकि उनको ब्रिटिशर से काफ़ी लाभ मिल रहा था। फिर आप देखेंगे 1865 में WC बनर्जी के साथ, व्योमेश चंद्र बनर्जी की मदद से दादा भाई नौरोजी ने 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1892 में लेबर पार्टी से हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी बने थे दादा भाई नौरोजी। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात किए कपास, रेशम, सोरा और अफीम, इन चीज़ों का निर्यात होता था बंगाल से। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी लगी थी 1839 में, और पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित हुआ था। आप ये अधिनियम याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद है 1857 की क्रांति। हम देखते हैं इस क्रांति को। तो 1857 की क्रांति, दिसंबर 1856 में क्या होता है, ब्राउन बेस नामक की जो पहली राइफ़ल थी उसकी जगह पर नवीन एनफील्ड राइफ़ल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इस राइफ़ल के बारे में कहानी क्या थी कि ये राइफ़ल ऐसी है जिसकी कारतूस को आपको मुंह से काट के यूज करना, और उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का यूज किया गया है, ठीक है, ग्रीसिंग के लिए। अब गाय जो है वो हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है, और सूअर जो होता है वो मुस्लिम धर्म में बहुत अछूत माना जाता है, इसलिए इन दोनों की चर्बी को मुस्लिमों और हिंदुओं ने मुंह से लगाने से मना कर दिया, और ये विद्रोह सैनिकों के अंदर बहुत तेज़ी से फैला। यही 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। जो ये बंदूक थी इसका प्रशिक्षण केंद्र दमदम, अम्बाला और सियालकोट में था, ठीक है। अब आप देखते हैं क्रांति की चिंगारी भड़कती कहाँ से है, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है रेजिमेंट बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम का जो सैनिक था उसने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की गोली मार के हत्या कर दी। आधिकारिक रूप से जो क्रांति की तारीख थी वो 10 मई थी, मेरठ से 10 मई को क्रांति प्रारंभ हुई। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया क्रांतिकारियों ने। अब आप देखेंगे कुछ जगह से किसने क्रांति की थी ये नाम बार बार पूछता है। तो बरेली से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान बहादुर खान, सॉरी अब्दुल गफ्फार खान नहीं, खान बहादुर खान, ये बरेली से। यहाँ पे दबाया किसने था नेतृत्व इस आंदोलन को, क्रांति को, तो कैंपबेल ने दबाया था। फिर आप देखते हैं लखनऊ, तो लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी हज़रत महल। हज़रत महल कौन है, तो बेगम हज़रत महल है नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ, और जो शहजादा बिजरेस कादिर है उसकी माँ। अब आप देखेंगे लखनऊ में किसने दबाया है क्रांति को, तो लखनऊ में सर हेनरी लॉरेंस, जनरल हैवलॉक और जनरल नील, 3 लोगों की तो रक्षा करते हुए निधन ही हो गया था, ठीक है, लखनऊ में। फिर आप देखते हैं कानपुर जो है, कानपुर में नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे और यहाँ पे कैंपबेल ने क्रांति को दबाया। फिर आप देखेंगे जगदीशपुर में कुंवर सिंह कर रहे थे और टेलर और आयर ने यहाँ पे क्रांति को दबाया। असम में दीवान मनीराम,
फैज़ाबाद में अब्दुल्ला शाह, और यहाँ पे नेतृत्व को दबाया किसने, तो कैंपबेल ने। फिर आप देखेंगे भोपाल में तो फाजिल मोहम्मद खान, दिल्ली में बख्त खान, और दिल्ली में नेतृत्व को दबाया था निकोलसन और हडसन ने। फिर आप देखेंगे इस क्रांति में ब्रिटिशर्स की मदद करने वाले भी कुछ राज्य थे, जिनमें से ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला और जींद के सिख, पंजाब के सिख और कश्मीर के महाराजा। इन्होंने क्रांति में भाग न लेके उल्टा ब्रिटिशर्स की मदद की थी। अब आप देखेंगे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था पामस्टर। इसको कुछ कथन इस क्रांति के बारे में बहुत फेमस है, उन कथनों को आप याद रखिएगा। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा है, तो सर जेम्स आउटरम ने कहा है, डब्ल्यू टेलर ने भी यही कहा है। यह बर्बरता और सभ्यता का युद्ध था, टी.आर. होम्स का कथन है। सैनिक विद्रोह किसने कहा, तो जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, आर.सी. मजूमदार का ये कथन है। ये बहुत फेमस है, आप इन कथनों को जरूर याद रखिएगा, कई बार स्टेटमेंट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर आप देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई वी.डी. सावरकर ने कहा है। सरकारी इतिहासकार हैं एस.एन. सेन, सुरेंद्रनाथ सेन, 1857, इन्होंने किताब लिखी है। पील आयोग की स्थापना की गई थी 1857 में सेना की भर्ती के लिए। पहले बंगाल की सेना में जो ब्रिटिश और इंडियन का अनुपात होता था वो 1:2 था, लेकिन इसके बाद मद्रास और बॉम्बे में 1:3 था। लेकिन जैसे ही ये पील आयोग बना, पील आयोग ने इस अनुपात को बदल दिया था। फिर आप देखेंगे 1857 से पूर्व सैन्य विद्रोह कहाँ कहाँ हुए हैं, तो बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में, बेल्लौर में 1806 में, कच्छ में 1819 से 31 में, कोल विद्रोह 1831 से 32 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। आप इन विद्रोहों का क्रम भी याद रखिएगा, कई बार पेपर में यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अब देखिए अन्य जनजाति किसान बहुत सारे आंदोलन हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ये अब हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर रैप अप करूँगा, 2 वीडियो मैं और लेके आ जाऊँगा 1-1 घंटे के। तब तक आप देखते रहिए एडू भारत। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट आप कर सकते हैं, हमको कोई सुझाव देना है तो, और वैसे भी यदि आपको कुछ बताना है हमको या कुछ कहना है तो आप कमेंट में जाहिर कर सकते हैं अपनी अभिव्यक्ति। अब हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम कमेंट में भी अपनी अभिव्यक्ति जाहिर किया करिए। और देखते रहिए एडू भारत। मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी, धन्यवाद।